स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो रिटर्न ऑफ सीनियर ब्रदर के एपिसोड 18 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे गुहे बता रहा होता है कि वहाँ पे 4 आई डीमन भी आ चुका है। तो इस बात को सुन के ही घोस्ट मास वगैरह कहता है कि तुम मुझसे ये कह रहे हो कि वो स्नेक आई मास्टर वहाँ पे है। तो वहीं गुहे भी हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, कि उसको मानो तुमसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, मगर वो पिछले 20 सालों से 100 मार्शल मास्टर में आता है इस मुहिम में, कि मानो तुम्हारे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबऑर्डिनेट हैं उसमें कई सारे जीनियस हैं, मगर उनकी जो स्किल है वो कंपेयर नहीं की जा सकती इससे। और यहाँ तक कि यही नहीं, और वो खड़ा होते हुए कहता है कि मैं ये श्योर हूँ कि तुम ये चीज़ पहले से जानते होंगे कि जो मिस्टीरियस फैक्शन है वो कोई एवरेज स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कि जो मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड है वो खुद भी एक सुप्रीम पीक का मार्शल आर्टिस्ट है। और यहाँ तक कि जो बंदा उसको गार्ड करता है वो भी एक्सेप्शनल है स्पेशल फोर्सेस में। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग वाली बात यह है कि जो आइडेंटिटी है उन मार्शल आर्टिस्ट की, कि वो डार्क ब्लड टाइप से हैं। कि हाँ बिल्कुल सही, ना कि डीमन टाइप से, बल्कि वो डार्क ब्लड टाइप से हैं। और इस बात को सुन के ही घोस्टमास वगैरह भी हैरान होता है। और वहीं गुहे हंसते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम्हें अब यहाँ से जल्दी से जाना नहीं चाहिए, कि ऐसा लगता है कि तुम्हें उन्हें जल्दी जाके बचाना होगा। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मूर्योग्य का, जो वहाँ जांगो पे अटैक कर रहा होता है। और वहीं दिखाया जाता है जांगो जो उस अटैक को डॉज करते हुए एक डैगर से सीधे कट लगा के मूर्योग्य के आगे निकल गया होता है। और वहीं मूर्योग्य गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम स्लीपरी बास्टर्ड, तुम बार बार इस तरीके से अटैक कर रहे हो। वहीं वो सोच रहा होता है कि डैम इट, मैं इसको एक भी बार नहीं पकड़ पाया, जबकि ये हर एक बार मेरे ऊपर कट लगा के जा रहा है, कि सच में ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। वहीं दिखाया जाता है जांगो जो कह रहा होता है कि तुम्हारी ये जो फिजिक है ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे जो चाकू हैं वो तुम्हारी इस शरीर पे से बाउंस बैक होके आ रहे हैं। मगर एक चीज़ बिल्कुल ठीक है कि मैं जो हूँ तुमसे बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ। वहीं मूर्योग्य गुस्सा कर रहा होता है कि आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो। वहीं जांगो आगे कह रहा होता है कि चाहे तुम फास्ट हो या फिर स्लो, मगर तुम आज मरने वाले हो यहाँ पे। तो वहीं मूर्योग्य भी कहता है कि एक मच्छर जो किसी पर्सन का खून चूस लेता है तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो पूरे इंसान को खा सकता है। और वो तुरंत ही हंसते हुए कहता है कि जल्दी से मेरे पास आओ, अब मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे कितनी ज़्यादा देर तक स्केप कर सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है मुरोंग का, जो वहाँ उन ट्विन असैसिन से लड़ रही होती है। और वहीं वो सोच रही होती है कि कितना ज़्यादा इनक्रेडिबल सिंक्रोनाइजेशन है इनका, कि जैसे ही मैं इन पर अटैक करने की कोशिश करती हूँ तो ये एक दूसरे की ओपनिंग को कवर कर रहे हैं। और उनसे भी ज़्यादा जब इनको पता लगता है कि वो मेरे इस अटैक को डॉच नहीं कर पाएंगे तो वो उसको मिनिमाइज करके अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे इनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, कि ये सच में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस फाइटर हैं जो मुझसे भी हायर लेवल पे हैं। मगर तभी वो हंसते हुए कहती है कि सच में ये बहुत टाइम हो गया कि इस तरह की अपने आप को हंट कराने की फीलिंग आ रही है। और वहीं दोबारा से दिखाया जाता है घोस्ट मास वगैरह का, जो वहीं गुहे से कहता है कि मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को सुन के ही गुहे बहुत ज़्यादा हैरान होकर चिल्ला के कहता है क्या क्या तुम्हें मुझको पकड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन यंग जनरेशन को बचाने से, कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पे ज़्यादा देर और लगा लेते हो तो वो सभी मारे जाएंगे वहाँ पे। तो वहीं इस बात को सुन के ही घोस्ट मास्क वगैरह अपने हाथ में एनर्जी लाके एक पाम अटैक बनाते हुए कहता है कि तुम्हें अपने आप की चिंता करने की जरूरत है बास्टर्ड। और वहीं वो तुरंत उस पाम अटैक को सीधा ही गुहे पे मार देता है, जिस वजह से गुहे सीधा ही ज़मीन में धंस जाता है और वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धमाका होता है। और वहीं दिखाया जाता है कि उसकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है कि वो वहीं मुँह से खून खांसता है। और वहीं घोस्ट मास वगैरह कहता है कि सच में तुम इस तरीके से एक्टिंग कर रहे हो कि तुम्हें उन किड्स की कितनी ज़्यादा चिंता है, कि यहाँ तक कि तुम यहाँ से अपने बारे में सोच रहे हो कि मैं यहाँ से कैसे लेकर के भागूं, और तुम खाली उनको स्किल्ड वॉरियर क्यों बुला रहे हो। यहाँ तक कि तुमने उनकी स्किल्स अपनी आंखों से देखी हैं, वो पहले से ही तुम जैसे को तो पहले ही सरपास कर चुके हैं। तो इस बात को सुन के गुहे बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और वहीं घोस्ट मास पे अगर आगे कहता है कि वो कोई जीनियस नहीं बल्कि वो नेचुरली बॉर्न मॉन्स्टर हैं। और वहीं दिखाया जाता है सीन मूर्योग्य का, जो वहाँ डिफेंस पोजीशन में खड़ा होता है। और वहीं वो ना कोई अटैक को डॉच कर रहा होता है और ना ही कोई अटैक। और वहीं जांगो उस पर लगातार ही अपने डैगर की मदद से अटैक करते जा रहा होता है। और वहीं घोस्ट मास्क एल्डर बताता है कि सभी लोग सोचते हैं कि जो मूर्योग्य है उसका टैलेंट हेवन सेंट फिजिक है, मगर उसका जो टैलेंट है वो कुछ और ही है। और वहीं दिखाया जाता है जांगो जो मूर्योग्य पर अटैक करते हुए कहता है क्या तुम पहले गिव अप कर चुके हो, कि हाँ तुम जैसा कोई कैसे कुछ कर सकता है मेरे आगे, कि तुम अभी तक यहाँ सर्वाइव कर रहे थे मगर अब तुम यहाँ मर जाओगे। और वहीं दिखाया जाता है मूर्योग्य जो वहाँ कुछ बड़बड़ा रहा होता है कि राइट बियर, के लेफ्ट राइट, और इसी तरीके से वो वहाँ बड़बड़ाते ज़्यादा होता है। और हमें घोस्ट मास्क एल्डर बताता है कि सच में वो बहुत ज़्यादा क्लेवर बास्टर्ड है, यहाँ तक कि वो अपनी फाइटिंग में इतनी ज़्यादा क्विक जजमेंट कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है कैलकुलेशंस में,
और वहीं दिखाया जाता है मूड योग्य आप जो वहाँ हंसते हुए वहाँ आगे देखते हुए कहता है कि अब मैं समझ गया कि तुम्हारी हर एक हैबिट, स्पीड और पाथ, हर एक चीज़ को मैं समझ गया। और वहीं घोस्ट मास्क बेगर बताता है कि वो बच्चा पहले अपनी बॉडी पे इतना ज़्यादा हिट इसीलिए लेता है क्योंकि जो उसकी फिजिक है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और यही उसके लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे है। और वहीं दिखाया जाता है मूड योग्य जो तुरंत ही एक बार में जांघों को गले से पकड़ के उठा देता है। और वहीं दिखाया जाता है कि जांघों की इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है और उसके मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। और वहीं वो कह रहा होता है कि आखिरकार कैसे। और हमें घोस्ट मास्क एल्डर बताता है कि उसकी इंटेलिजेंस और नेचुरली स्ट्रॉन्ग फिजिक और एनिमल लाइक इंस्टिंक्ट, वो तीनों ही चीज़ उसको एक मॉन्स्टर बना देती हैं। और वहीं दिखाया जाता है मूड योग्य जो वहाँ हंसते हुए अपने फिस्ट को बनाते हुए कहता है कि सच में मैं बहुत ज़्यादा ओपी हूँ। और वहीं घोस्ट मास्क एल्डर बताते हैं और ग्यूमा के बारे में। और वहीं सीन दिखाया जाता है ग्यूमा का जो वहाँ कह रही होती है कि सच में अब मैं तुम्हारे इन अटैम्प्ट से परेशान हो चुकी हूँ। और वहीं घोस्ट मास्क बेगर बताता है कि उस लड़की को एक ह्यूमन वेपन की तरह डिजाइन किया गया है। और वहीं दिखाया जाता है मुरोंग जो वहाँ अपनी तलवार को उठा के वहाँ बहुत ज़्यादा और अनलीश करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें अब एक ही स्ट्राइक में ख़त्म करने वाली हूँ। और वहीं घोस्ट मास्क एल्डर बताती हैं कि वो मुरोंग सियोनजे की हार्श मर्सिलेस ट्रेनिंग और यंग एज से मेडिकल पिल्स को कंज्यूम करने की वजह से उसका ये आउटकम है कि वो ऐसी बन गई। और वहीं घोस्ट मास्क एल्डर आगे बताता है कि अगर तुम उसके इनर क्यूआई का एक भी हिट ले लेते हो तो वो बिल्कुल मेरे इनर क्यूआई के हिट लेने जैसा है। और वहीं दिखाई जाती हैं वो ट्विन असैसिन जो वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो कहते हैं आखिरकार ये इस तरीके का प्रेशर कैसे आ रहा है। और वहीं दिखाई जाती है मुरोंग जो चिल्लाते हुए कहती है क्या अब तुम इसे हिट लेने की कोशिश क्यों नहीं करते। और वहीं दिखाया जाता है कि मुरोंग अपना सीधा ही अटैक उन ट्विन असैसिन पर कर देते हैं। वहीं वो ट्विन असैसिन परेशान होकर कहते हैं कि सच में ये बहुत ज़्यादा इंसेन है। और वहीं दिखाया जाता है कि वो वहीं चिल्लाते हुए मर जाते हैं। और वहीं घोस्ट मास्क एल्डर आगे बताता है कि मगर फिर भी और जो बिगेस्ट मॉन्स्टर है उनमें वो दोनों ही नहीं है। तो इस बात को सुन के गुहे परेशान होते हुए पूछता है फिर आखिरकार वहाँ पे ऐसा कौन है। घोस्ट मास्क बेगर भी हंसते हुए कहता है कि वो बंदा वो सच में एक क्रेजी बास्टर्ड है जो कि नॉर्मलिटी से बहुत ज़्यादा आगे है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मुसांग का जो वहाँ 4 आई डीमन को देखते हुए कहता है कि 4 आई डीमन। तो 4 आई डीमन भी कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने मेरा नाम सुना है। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि इसमें कोई भी वंडर की बात नहीं है कि जो ग्रेट थ्यू गैंग है और ब्लड यूनिकॉर्न गैंग है उसने आयरन ब्लड बटालियन को सबमिट कर दिया है। और ये सेंस भी बनाता है कि आयरन ब्लड बटालियन का थर्ड एल्डर उन सभी चीज़ों के पीछे है। तो वहीं इस बात को सुन के ही 4 आई डीमन हैरान होता है और वहीं वो अपनी दाढ़ी सहराते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में थोड़ा जानते हो। और वो तुरंत ही अपनी तलवार निकालते हुए कहता है मगर फिर भी क्या तुम्हें ये चीज़ पता नहीं है कि यहाँ तुम इस वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा जानते हो और इतना ज़्यादा कि तुम इस वजह से अपना सिर खोदोगे। और वो तुरंत ही अपना एक स्लैश मुसांग के ऊपर कर देता है। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो उस स्लैश को आता हुआ दिख रहा होता है और वो तुरंत ही अपने असैसियन जगह को निकालते हुए एक स्लैश सीधे 4 आई डीमन के ऊपर चला देता है। और वहीं इस चीज़ को देख के वहाँ 4 आई डीमन और मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड दोनों ही हैरान होते हैं। और वहीं मुसांग भी कहता है कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं जानता हूँ ओल्ड मैन। और दिखाया जाता है कि वो अटैक सीधा ही 4 आई डीमन के पास जा रहा होता है। और वहीं दिखाया जाता है 4 आई डीमन जो कि अपने हाथ से ही उस अटैक को रोकते हुए हंस के कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। वहीं मुसांग कह रहा होता है कि मुझे तुम्हें एक चीज़ बताने दो कि मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता हूँ कि अगर तुम आयरन ब्लड बटालियन के मास्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो या फिर तुम ये सब उनके पीछे कर रहे हो। मगर मेरा जिसके साथ काम है। और वो तुरंत ही अपनी जगह पर से गायब हो गए। मिस्टीरियस फैक्शन के लॉर्ड के सामने पहुंच के उसके ऊपर चाकू रखते हुए कहता है कि बस इसके साथ है। और वहीं मुसांग कहता है कि अब मुझे बताओ कि आखिरकार जंग तायरोंग कहाँ है। और वहीं दिखाया जाता है 4 आई डीमन जो कह रहा होता है तुम कितनी ज़्यादा फूल हो। और वो तुरंत ही एक अटैक बनाते हुए कहता है कि तुमने हिम्मत की मुझको अपनी बैग दिखाने की। और वो तुरंत ही अटैक करता है मगर दिखाया जाता है कि मुसांग उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और तुरंत ही वहाँ से पीछे हट जाता है। वहीं 4 आई डीमन अपनी तलवार को आगे करते हुए कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम सच में बहुत ज़्यादा फास्ट हो। और वो तुरंत ही अपनी एक टेक्निक यूज़ करते हुए कहता है और फिर देखते हैं कि तुम यहाँ कितनी और ज़्यादा देर तक इसे होल्ड कर सकते हो। और इसी बात को कहने के बाद वो अपनी एक टेक्निक यूज़ करता है जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा और आके बने हुए स्नेक निकल के मुसांग की तरफ जाने लग जाते हैं। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो इन्हें देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कह दिया है। और वो तुरंत ही उन पर अटैक करके उन सभी स्नेक को काटते हुए कहता है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और दिखाया जाता है कि वो उन सभी स्नेक को काट के वहाँ 4 आई डीमन के पास पहुंच गया होता है। और दिखाया जाता है कि उसका वो अटैक 4 आई डीमन के चेहरे पे लगने वाला होता है मगर दिखाया जाता है कि 4 आई डीमन उस अटैक और ब्लॉक करके तुरंत ही पीछे हट जाता है। मगर दिखाया जाता है कि उसके सिर की वो जो टोपी होती है वो वहीं कट जाती है। और वहीं वो
इस चीज़ को देखते हुए 4i डीमन कहता है कि तुम, और वो गुस्सा करके अपना और रिलीज करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें यहीं पे मारूंगा। और वहीं दिखाया जाता है मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड, जो वहाँ 4i डीमन के पीछे आके टेलीपैथी की मदद से कहता है कि थर्ड एल्डर, ऐसा लगता है कि ये कोई एवरेज गाय नहीं है, तो हमें इसके ऊपर एक साथ मिलकर अटैक करना चाहिए। तो इस बात को सुन गई 4i डीमन भी टेलीपैथी की मदद से कह रहा है कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, कि इस जैसे ब्रेड के साथ तुम्हें लगता है कि हम दोनों मिलकर अटैक करेंगे। तो वहीं इस बात को सुन के मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड दोबारा से कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे घोस्ट मास डिवाइन बैगर कभी भी आ सकता है। और वहीं इस चीज़ को याद करते हुए ही 4i डीमन कहता है कि अगर ऐसी बात है, मगर मुझे ये पसंद नहीं, मगर फिर भी हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, तो ठीक है, अब की बात मैं इस बात को मान लेता हूँ। और वहीं दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ मुसांग पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और वहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मुरोंग का, जो कि वहाँ हाँफते हुए कहती है कि सच में तुम मक्खी हो, कि तुम बेकार में इतनी ज़्यादा फाइट कर रहे थे, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी कितनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी है। और हमें दिखाया जाता है कि मुरोंग ने वहाँ उनको ख़त्म कर दिया होता है। और वहीं दिखाया जाता है मूर्योग्य आते हुए कहता है कि ये कितना ज़्यादा अच्छा मूव था। और वहीं दिखाया जाता है कि मूर्योग्य जांग को अपने कंधे पर रख के लाया होता है, जो कि वहाँ अनकॉन्शियस हो गया होता है। और वहीं वो मुरोंग से कहता है कि हियाक मुसांग कहाँ पे है। तो वहीं मुरोंग अपनी तलवार रखते हुए कहती है कि वो इस तरफ गया है, और वो वहाँ उस मिस्टीरियस फैक्शन के लॉर्ड को चेस कर रहा था। और तभी दिखाया जाता है एक धमाका मुसांग की तरफ, जहाँ मुसांग गया होता है। और इस चीज़ को देख के ही मुरोंग और मूर्योग्य के दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और वहीं मुरोंग सोची होती है कि नंबर 100। वहीं से सीन दिखाया जाता है मुसांग का, जो कि वहाँ उन दोनों के साथ टक्कर से लड़ रहा होता है। और वहीं इस चीज़ को देख के मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड सोचता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन। और वहीं 4i डीमन भी सोच रहा होता है कि आखिरकार हम दोनों एक साथ अटैक करने के बाद भी इसको टच तक नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार ये बिल्कुल एक ऐसी दीवार की तरह है जिसे हम कभी भी पार नहीं कर सकते। वहीं मुसांग कहता है कि मैं बस ये सोच रहा था कि क्या ये ठीक रहेगा कि मैं आयरन ब्लड बटालियन के थर्ड एल्डर को मार दूं अभी के लिए तो। और वहीं वो इस बात को कह गई 4i डीमन के पीछे आ चुका होता है। और वहीं वो अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि और मैंने ये सोचा है कि ऐसा करना सही रहेगा। और यहीं इस चीज़ को देख के ही 4i डीमन बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोचता है कि आखिरकार ये इस तरीके से कैसे सोच सकता है। और वहीं दिखाया जाता है कि 4i डीमन मुसांग के उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर दिखाया जाता है कि वहाँ एक बहुत ज़्यादा खतरनाक धमाका होता है। और धमाके के बाद दिखाया जाता है मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड, जो डरते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्या ये पहले हम पे बहुत ज़्यादा इजी जा रहा था, यहाँ तक कि 4i डीमन है वो भी इसके सामने बहुत ज़्यादा इजीली डिफीट हो गया। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग, जो कह रहा होता है कि आखिरकार अब मैं तुमसे आंसर ले सकता हूँ। और वहीं मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड मुसांग को देखते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर कौन है। और वहीं मुसांग कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा। और वो तुरंत ही जाके मिस्टीरियस फैक्शन के लॉर्ड को वहाँ गले से पकड़ के उठा लेता है। और वहीं वो कहता है कि जंग तारंग, आखिरकार बताओ मुझे वो कहाँ पे है। तो वहीं दिखाया जाता है मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड, जिसकी हालत बुरी होने लग जाती है। और वहीं वो परेशान होते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता है कि आखिरकार तुम किसके बारे में पूछ रहे हो। तो वहीं मुसांग भी गुस्सा करते हुए कहता है कि वो कह रहे थे कि वो यहाँ पे एक पोर्टर का काम करता था। तो वहीं इस बात को सुन के ही मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड कहता है कि आखिरकार मैं एक पोर्टर के बारे में कैसे याद रख सकता हूँ। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि अच्छा, तो तुम इसको इस तरीके से खेलना चाहते हो, चलो ठीक है। और वो तुरंत ही अपनी फिस्ट बनाते हुए कहता है कि मेरे पास तरीका है कि तुम्हारी याददाश्त को कैसे वापस लाया जाएगा। और वो तुरंत ही एक फिस्ट अटैक सीधे ही मिस्टीरियस फैक्शन के लॉर्ड के चेहरे पे कर देता है। और वो लगातार ही उसको ढंग से पीटने लग जाता है। और वहीं मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड सोच रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरीके का दर्द है कि एक खाली बेयर हैंड का फिस्ट इतना ज़्यादा दर्द कैसे दे सकता है, कि मुझे याद करना होगा कि जंग तारंग आखिरकार एक पोर्टर ये कौन था। और वो तुरंत ही उसे याद आ जाता है जंग तारंग के बारे में। और वो कह रहा होता है कि हाँ ये सही है, कि जो बंदा अपने सीनियर डिसेबल के बारे में कह रहा था। और चिल्लाते हुए कहता है रुको। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग भी वहाँ रुक जाता है। और वहीं दिखाया जाता है कि मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। और वहीं वो कुछ बड़बड़ाने लगता है, क्योंकि उसके मुंह से ढंग की सी आवाज़ आ नहीं पा रही होती है। और यहीं इस चीज़ को और वहीं मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड को इस तरीके से बड़बड़ाते हुए देख के मुसांग कहता है कि अच्छा, अब तुम क्या कहना चाहते हो इस तरीके से। वहीं मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड दोबारा से कुछ कहने की कोशिश करता है, मगर मुसांग कहता है क्या तुम ढंग से बात नहीं कर सकते, क्या तुम मेरे से प्रोटेस्ट कर रहे हो। और वहीं दिखाया जाता है कि मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड वहाँ दोबारा से कुछ कहने की कोशिश करता है, और एंड में आके मुसांग को गाली दे देता है। वहीं मुसांग भी इस बात को सुन के कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, मगर मुझे तुम्हारी वो एंड में गाली समझ में आई है। और वहीं इस बात को कह के वो वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और वहीं मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड भी फिर दोबारा से कुछ कहने की कोशिश करता है। और वहीं मुसांग अपने हाथ में उस धागे को QI से कंट्रोल करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है
कि तुम्हें अभी किसी और चीज़ की ज़रूरत है जिससे तुम्हें और ज़्यादा दर्द हो, और वो तुरंत ही उस धागे को क्यूआई से कंट्रोल करके मिस्टर फैक्सन का लॉर्ड के आंखों के सामने ले आता है। वहीं इस चीज़ को देख के मिस्टर फैक्सन का लॉर्ड बहुत ज़्यादा डर गया होता है और वो तुरंत ही टेलीपैथी की मदद से कहता है डार्क ब्लैक टाइप, कि वो डार्क ब्लैक टाइप में होना चाहिए। और वहीं इस बात को सुन के मुसांग भी हैरान होकर कहता है क्या तुमने क्या कहा। वहीं मिस्टर फैक्सन का लॉर्ड टेलीपैथी की मदद से कहता है कि जो डार्क ब्लैक टाइप में ट्रेनिंग का मास्टर है वो उसी समय वहाँ पे आया था जब हमने उसको वहाँ कैप्चर कर रखा था, और उसने कहा था कि इस बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए वो एक असेसियन बनाने के लिए उसको ले गए थे वहाँ पे। और वहीं सीन दिखाया जाता है जंग तायरों का, जिसके शरीर पर बहुत ज़्यादा कट लगे हुए होते हैं और उसके साइड में बहुत ज़्यादा लाशें पड़ी होती हैं। और हमें दिखाया जाता है तायरों, जो वहाँ सदमे में खड़ा सोच रहा होता है अपनी पुरानी यादों को। जब वो छोटा होता है तो वो मुसांग से बात कर रहा होता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा कि मैं भी आप ही की तरह अमेजिंग पर्सन बनूंगा सीनियर ब्रदर। और वहीं दिखाया जाता है एक और सीन जहाँ वो इशारा करते हुए कहता है एल्डर ब्रदर कि इसे सीक्रेट रखना कि तुम्हारे जो लेसन है वो फादर से भी अच्छे समझ में आते हैं। और वहीं एक और सीन में कि उसके हाथ से एक गमला टूट जाता है, तो इस वजह से वो परेशान हो कह रहा होता है कि एल्डर ब्रदर मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल में हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रेजर आइटम था फादर का, एल्डर ब्रदर। और इसी तरीके से वहाँ बहुत ज़्यादा सदमे में खड़ा एल्डर ब्रदर कह रहा होता है। और वहीं दिखाया जाता है दूसरी तरफ मुसांग को, जो वहाँ इस बात को सुन के जंग तायन अभी भी जिंदा है और वो इसी बात को लेके वहाँ बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। और वहीं इस चीज़ को देख के मिस्टर फैक्सन का लॉर्ड सोच रहा होता है आखिरकार इसको क्या हुआ। और वहीं मुसांग हंसते हुए कहता है कि आखिरकार जंग तायरों अभी भी जिंदा है। और वहीं मिस्टर फैक्सन का लॉर्ड टेलीपैथी की मदद से कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि वो अभी भी जिंदा होना चाहिए। तो वहीं इस बात को सुन के मुसांग वहाँ हंसते हुए कहता है कि ये रिलीफ की बात है, कि सच में ये बहुत ज़्यादा रिलीफ है। वहीं इस बात को सुन के मिस्टर फैक्सन का लॉर्ड वहाँ टेलीपैथी की मदद से कहता है क्या तुम अब मेरे आंसर की वजह से सेटिस्फाई हो कि नहीं। तो वहीं इस बात को सुन के ही मुसांग कहता है मगर, और वो तुरंत ही गुस्सा करके अपना और अनलिश करते हुए कहता है कि तुमने कहा उसको इसलिए यहाँ से ले जाया गया था क्योंकि वो उसको एक मीट शील्ड की तरह यूज़ करेंगे। और वहीं इस बात को सुन गई मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड कुछ कहने की कोशिश करता है। वहीं दिखाया जाता है तभी फोर आई डीमन को, जो अपना ऑरा अनलीश करते हुए वहाँ खड़ा होने लग जाता है। और वहीं वो गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं अभी तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। वहीं मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड इस चीज़ को देख के सोच रहा होता है कि थर्ड एल्डर अभी भी जिंदा है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक होप है। और वहीं दिखाया जाता है मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड जो कि वहाँ चिल्लाते हुए अपनी एनर्जी अनलीश करते हुए कहता है कि तुमने मेरे अनलीश जाने की कोशिश भी कैसे की। और वहीं मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड सोच रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा इनक्रेडिबल फोर्स है, कि ऐसा लगता है कि इसने अपने लेटेंट पावर को अनलॉक कर लिया है, और इतनी ज़्यादा इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ को ये फेस करेगा तो ये मॉन्स्टर भी यहाँ से बिना कोई स्क्रैच के निकल नहीं पाएगा। और वहीं दिखाया जाता है फोर आई डीमन जो तुरंत ही वहाँ मुसांग पे अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है कि मरो तुम यहाँ पे। और वहीं वो सोच रहा होता है कि इतनी ज़्यादा पावर, मैं सच में इससे इस आदमी को जरूर मार दूंगा। और वो तुरंत ही अपनी एक टेक्निक डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन थंडरबोल्ट को यूज़ करता है। और वहीं दिखाया जाता है इस चीज़ को देख के ही मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि इसके साथ मैं भी मर जाऊंगा। मगर दिखाया जाता है मुसांग जो कहता है कि मैंने ये श्योर हूँ कि मैंने ये तुम्हें पहले कह दिया था। और वो तुरंत ही अपनी उस चाकू से वहाँ अटैक करते हुए कहता है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं तुम्हें यहाँ मार देता हूँ तो। और वहीं दिखाया जाता है कि उसका वो अटैक सीधा ही जाके फोर आई डीमन को जाके लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत वहीं ख़राब हो जाती है। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो उसके सीने पे जाके पैर रखता है, और दिखाया जाता है कि उसकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है कि वो तुरंत ही वहाँ खून खांस रहा होता है। और वहीं मुसांग कहता है कि मैंने तुम्हें 3 चांस और एक वार्निंग दी, और उससे भी ज़्यादा मैं अभी भी कोई अच्छे मूड में नहीं हूँ। और वहीं दिखाया जाता है कि मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड उसकी भी हालत बुरी होती है, वो वहीं ज़मीन पर पड़ा होता है। और वहीं मुसांग उससे कहता है कि चलो मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा रीज़न है जिससे मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दूँ। तो वहीं इस बात को सुन के ही फोर आई डीमन कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम इस तरीके से यहाँ से अच्छी तरीके से लौट जाओगे, कि तुमने हिम्मत की है एक आयरन ब्लड बटालियन के एल्डर पे अटैक करने की। तो वहीं इस बात को सुन के ही मुसांग कहता है कि अच्छा, और वो तुरंत ही अपना फिस्ट बना के सीधा ही फोर आई डीमन के मारता है। और वहीं दिखाया जाता है कोई कहता है कि वो रीजन मैं तुम्हें बताऊंगी। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे चियोल जिवा आ गई होती है अपने सभी साथियों के साथ। और वहीं दिखाया जाता है कि वो ऊपर से कहती है कि वो जो रीजन है वो तुम्हें मैं बताऊंगी, और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें इस जगह पे मिलूंगी मास्टर हियाक। और वहीं वो ऊपर से दोबारा से कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हें ग्रेट वॉरियर हियाक कहना चाहिए, कि किसी को इस तरीके से नहीं बुलाना चाहिए जब वो यंग मास्टर एक किसी एल्डर को इस तरीके से बीट कर सकता है। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि मैं ये सोचूं कि तुम एक ऐसी जगह पे हो जो जगह एम्परर ने खुद से मना की है, और जो फोर आई डीमन है वो भी तुम्हारे पीपल में से ही है, तो इसका कोई रीज़न नहीं है कि मैं इसको जिंदा रखूं। मगर और वो तुरंत ही और रिलीज करते हुए कहता है
कि मैं तुम सभी को भी यहीं पे मार दूं। तो वहीं इस बात को सुन गई वहाँ मा यांगजी भी गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम एरोगेंट फूल। कि वहीं च्योलजिवा इसको रोकते हुए कहती है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो, क्योंकि मैं बस इसलिए आई थी यहाँ पे कि ये जो थर्ड एल्डर है इसने बटालियन को बिट्रे कर दिया है, तो मैं इसको यहाँ कैप्चर करने आई थी। अब वैसे भी मैं बस इसको जिंदा चाहती हूँ और मैं इसकी मदद से और सारे ट्रेटर्स को पकड़ना चाहती हूँ। और मैं ये श्योर हूँ कि तुम जैसा कोई स्मार्ट पर्सन ये जानता होगा अगर मैं यहाँ पे मर जाती हूँ तो यहाँ पे एक और वॉर स्टार्ट हो जाएगी। कि मुझे पता है कि जो ग्रेट वॉरियर है वो अपने आप की केयर कर सकते हैं, मगर तुम्हारे फेलो डिसेबल का क्या जो मार्शल अकेडमी में है, या फिर तुम इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम उन सभी को अकेले प्रोटेक्ट कर सकते हो। और अगर तुम ये बिलीव कर सकते हो तो वो तुरंत ही वहाँ से छलांग मार के नीचे जाती है और वहीं मुसांग के पास जाते हुए कहती है कि तुम मेरा गला यहीं ले सकते हो। तो इस बात को सुन के ही मुसांग कहता है ये कोई इनफ रीज़न नहीं है, क्योंकि तुम ये चाहती हो कि ये जिंदा रहे, तो ये कोई रीज़न नहीं है कि मैं इसको जिंदा रखूं। तो इस बात को सुन के ही च्योलजिवा भी कहती है कि अच्छा तो तुम क्या चाहते हो। तो वहीं मुसांग भी कहता है चलो ठीक है कि तुम मुझे गारंटी दो कि इस इंसिडेंट के बाद जो ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी है उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा तुम्हारी तरफ से। और वो तुरंत ही फोर आई डीमन की तरफ इशारा करते हुए कहता है और ये बंदा और ना ही कोई और यहाँ पे दोबारा से हमें ट्रैवल पहुँचाने के लिए नहीं आएगा। और मैं ये कसम खाता हूँ अगर ऐसा होता है तो मैं वापस आके इस इंसान का गला काट लूँगा। कि वहीं च्योलजिवा भी कहती है कि बस यही है। तो मुसांग भी कहता है कि हाँ बस। तो वहीं च्योलजिवा भी मुसांग की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि चलो ठीक है, मैं ये कसम खाती हूँ आयरन ब्लड बटालियन के नाम पे। और मुसांग के चेहरे को छूते हुए कहती है कि तुम्हें इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमारी तरफ से, और ना ही आयरन ब्लड बटालियन और ना ही हमारा कोई सबॉर्डिनेट कि तुम्हारी यांगजू की ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी में पहले से जाके कोई भी ट्रबल पैदा नहीं करेगा। क्या ये तुम्हारे लिए सेटिस्फाई आंसर है? अगर ये नहीं है तो मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें सेटिस्फाई करने के। तो वहीं इस बात को सुन के ही मुसांग कहता है कि यही मेरे लिए इनफ है, कि मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कि तुमने जो प्लेस ली है वही मेरे लिए काफ़ी है। तो वहीं इस बात को सुन के ही च्योलजिवा भी कहती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग पर्सन हो। अच्छा चलो ठीक है। और वो तुरंत ही एक चीज़ निकालते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। और इस चीज़ को देख के ही मा योंगजी भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और दिखाया जाता है कि वो एक टोकन होता है। वहीं मुसांग पूछता है कि ये क्या है। तो वहीं च्योलजिवा कहती है कि चलो अभी के लिए ये टोकन है जो मेरी प्रॉमिस के लिए है, और जब तक तुम इसे अपने पास रखते हो तो कोई भी आयरन ब्लड बटालियन का तुम्हारे ऊपर हाथ डालने की भी कोशिश नहीं करेगा। तो वहीं इस बात को सुन गई मुसांग अपना पैर फोर आई डीमन पे सटाते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे शब्दों पे अभी टेस्ट कर लेता हूँ, मगर अगर जो आयरन ब्लड बटालियन है अपनी प्रॉमिस को तोड़ता है तो मैं फिर दोबारा से वापस आऊँगा तुम सभी को यहाँ देखने के लिए। और वो तुरंत ही वहाँ मिस्टीरियस फैक्शन के लॉर्ड को उठा के वहाँ से चला जाता है। और वहीं च्योलजिवा भी करी होती है और इसी वजह से मैं इसे और ज़्यादा तोड़ना चाहती हूँ। तो मा यांगजी कहता है कि यंग मिस, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ? तो च्योलजिवा भी कहती है कि हाँ बोलो। तो मा यांगजी पूछता है कि तुमने उस आदमी को ऐसे ही क्यों जाने दिया, यहाँ तक कि तुम खाली उसे एक गोल्डन टोकन भी दे सकती थी। तो इस बात को सुनकर च्योलजिवा कहती है किसे पता, इस बात से मैं खुद भी हैरान हूँ, और या फिर ऐसा इसलिए कि मैं यहाँ पे जीना चाहती थी। और इस बात को सुन गई मा यांगजी बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है क्या तुम ये कह रही हो कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है? कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था कि उसने थर्ड एल्डर को डिफीट कर दिया, मगर फिर भी वो उस बैटल के बाद हार गया होगा। अगर हम आयरन ब्लड बटालियन के 30 मार्शल मास्टर एक साथ उस पर अटैक करते तो ये कोई मैटर की बात नहीं है कि वो कितना भी इनक्रेडिबल हो, मगर फिर भी। तो इस बात को सुन गई च्योलजिवा भी कहती है हाँ ये सही है, मगर मेरी जो वाइट को फाउंडिंग आई है वो मुझे बार बार वार्निंग दे रही थी कि तुम उस आदमी के एनिमी नहीं बन सकते, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और इसी वजह से यांगजी और मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल भी रिस्क में नहीं डालना चाहती दोबारा से। तो इस बात को सुन के ही मा यांगजी भी माफ़ी मांगता है और यहीं से सीन करके दिखाया जाता है मूर्योग्य और मूरों का, जहाँ मूर्योग्य कहता है क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया, और दिखाया जाता है कि मुसांग वहाँ मिस्टीरियस फैक्शन के लॉर्ड के साथ आ गया होता है। वहीं मूर्योग्य आगे पूछता है कि सच में तुमने थोड़ा टाइम लगा दिया और वहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी कर रहे थे, कि ऐसे लगता है कि ये जो लॉर्ड है वो सच में थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस बात को सुनकर मुसांग कहता है कि इसे ऐसा समझो कि वहाँ पे एक और आदमी दबका हुआ था। और वहीं दिखाया जाता है कि वो वहाँ मिस्टीरियस फैक्शन के लॉर्ड को फेंकते हुए कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, कि ये देख लो ये जिंदा है। और वहीं मूर्योग्य इसे देखते हुए कहता है क्या ये अभी जिंदा भी है? और वहीं मुरोंग भी कहती है कि इससे भी ज़्यादा क्या ये पर्सन वही है? और वैसे क्या तुम्हें अपने फेलो डिसेबल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं, या फिर कुछ यूजफुल थिंग? तो इस बात को सुन के ही मुसांग वहाँ थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि अभी के लिए ये समझ लो कि वो अभी जिंदा है। और इस बात को सुन के ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और वहीं दिखाया जाता है
कि मोरंग इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो तुरंत ही जाके मुसांग के गले लगते हुए कहती है कि सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं ये श्योर हूँ कि तुम इस वजह से पूरे टाइम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे कि ये सच में बहुत ज़्यादा रिलीफ की बात है। और इस बात को सुन के मुसांग वहाँ हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये सच में बहुत ज़्यादा रिलीफ की बात है। और वहीं दिखाया जाता है मूर्योग्य जो वहाँ शर्माते हुए कहता है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मैंने यहाँ पे कुछ देखा ही नहीं है। और वहीं दिखाई जाती है मोरंग जो वहाँ मुसांग को सूंघते हुए कहती है कि ये कैसी स्मेल है, ये किसी फ्लावर की स्मेल लग रही है और जैसी ये फ्लावर की स्मेल है ऐसा लगता है कि इसे कोई वूमेन यूज़ करती है। और इस बात को सुन के ही मुसांग वहाँ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वहीं वो बात याद करने लग जाता है कि कैसे चोल जवा उससे चिपक रही थी और वो इस चीज़ को याद करके वो तुरंत ही मोरंग को वहाँ से छोड़ के मूर्योग्य की तरफ बढ़ने लग जाता है और उससे कहता है कि तुम भी एक हक डिजर्व करते हो। और इस चीज़ को देख के मूर्योग्य हैरान होकर सोचता है क्या ये कितना ज़्यादा फास्ट है कि आखिरकार, और यहाँ तक कि मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया। और वहीं दिखाया जाता है कि मुसांग तुरंत ही इतनी स्पीड से जाके मूर्योग्य को गले से लगा लेता है कि मुसांग उसको इतनी ज़्यादा जोर से गले लगाता है उसके मुंह से भी धूल निकल जाता है। और वहीं इस चीज़ को देख के मुसांग अलग ही शक्ल बना दी होती है। और वहीं मुसांग कहता है घोस्ट मास्क एल्डर, और तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंक यू, और तुम्हारी वजह से ही मैं अपने ब्रदर के बारे में बहुत ज़्यादा जल्दी जान पाया। तो वहीं मूर्योग्य कहता है कि हाँ ऑफकोर्स ये कोई भी बड़ी बात नहीं थी, मगर क्योंकि हम वैसे भी फ्रेंड्स हैं। और वहीं मुसांग सोच रहा होता है कि आखिरकार इस चीज़ से जो स्मेल है उसकी प्रॉब्लम तो ख़त्म ही हो गई, क्योंकि जो मूर्योग्य है इसके अंदर से बहुत ज़्यादा बास आ रही है जिस वजह से अब ये मेरे ऊपर लग जाएगी। वहीं मुसांग मूर्योग्य को छोड़ते हुए कहता है कि मगर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि जो ब्रदर जंग है ऐसा लगता है कि उनको एक मीट सील की तरह ले लिया गया है डार्क ब्लड ट्राइब के द्वारा। तो इस बात को सुन के वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वहीं मोरंग चिल्लाते हुए कहती है क्या क्या वो थे, मगर उससे भी ज़्यादा वो इस पार्ट में कर क्या रहे थे, यहाँ तक कि जो डीमन यूनियन है वो पहले यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। तो वहीं कोई आते हुए कहता है कि इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ और दिखाया जाता है कि वो घोस्ट मास्क एल्डर होता है जो अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि तुम मेरे बिना ही यहाँ पे सब चीज़ संभाल ली है। वहीं मूर्योग्य कहता है कि आखिरकार चार्मिंग बैगर का क्या हुआ। तो इस बात को सुन के घोस्ट मास्क बैगर कहता है कि पहले मैंने उसको इतना ज़्यादा पीटा जब तक कि वो मरने की कगार पे नहीं आ गया, और उसके बाद मैंने उसकी क्यूआई सेंटर को क्रिपल करके उसको लॉक कर दिया। तो इस बात को सुन के मूर्योग्य कहता है कि अच्छा, तो तुमने अपने आप को होल्ड बैक करके रख लिया, मैंने सोचा था कि तुम उसे सच में मार दोगे, कि तुम्हारा जो टेम्पर है वो सच में बहुत ज़्यादा बेकार है। तो इस बात को सुन के घोस्ट मास्क बैगर कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। तो मूर्योग्य मस्का लगाते हुए कहता है कि सच में मैं आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ मास्टर। वहीं मुसांग पीछे से कहता है कि तुमने कहा कि तुम हमें डार्क ब्लड टाइप के बारे में बता सकते हो। तो वहीं घोस्ट मास्क बैगर भी वहाँ से मुड़ते हुए कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस है, तो चलो ठीक है, पहले यहाँ से क्लीन अप करके बेस में जाके इस बारे में बात करती हैं। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है पापा का, जो वहाँ एक बिल्डिंग पे बैठी एक तरफ को देख के कह रही होती हैं कि यंग मिस, सच में ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि सबसे पहले तुमने इस मार्शल अकेडमी को देखने के लिए मुझे पूरे दिन छोड़ दिया, और जब तुम वहाँ पे फाइट करके आराम से आ गई जो तुम चाहती थी, तो उसके बाद भी तुम यहाँ पे दोबारा से मुझे छोड़ के चली गई उस बैगर के बेस में। आखिरकार तुम वहाँ पे किस बारे में बात कर रही हो, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस। और वहीं दिखाया जाता है घोस्ट मास्क बैगर जो वहाँ बता रहा होता है कि डार्क ब्लड टाइप कि वो जो है डीमन यूनियन के द्वारा क्रिएट नहीं की गई। तो इस बात को सुन के वो तीनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वहीं मोरंग पूछती है कि आखिरकार फिर। तो वहीं घोस्ट मास्क बैगर बताता है कि इनके जो ट्रेस हैं वो लगभग 200 साल पहले मिले थे, और उस टाइम पे भी जो मुनीम के कुछ एक्सपर्ट थे वो सस्पिशियस तरीके से मारे गए थे, और ना ही खाली ऑर्थोडॉक्स के बल्कि अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन के भी मरे थे। और ये अभी तक अननोन है कि जो डीमन यूनियन है वो इनसे कांटेक्ट करने में कैसे मैनेज हो गई, मगर जो डार्क ब्लड टाइप है वो सच में बहुत ज़्यादा टाइम पहले से एग्जिस्ट करती है। और यहाँ तक कि जो डार्क ब्लड टाइप है ये इनका रियल नेम तक ना हो, और उससे भी ज़्यादा कि ये बस खाली एक फ्रैक्शन के छोटे पार्ट हो। तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है कि अगर वो इतने ज़्यादा इनक्रेडिबल पर्सन है जो यहाँ इस मुहिम में इतने ज़्यादा समय से हैं, तो आखिरकार हमने इनके बारे में पहले कभी भी क्यों नहीं सुना, और यहाँ तक कि जो मुहिम लाइन्स है उन्होंने भी इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की। तो इस बात को सुन के घोस्ट मास्क बैगर कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो मुहिम में, मगर फिर भी वो मुहिम में एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो इस बात को सुन के घोस्ट मास्क बैगर कहता है कि अंडरवर्ल्ड, कि वो उनका बेस है। और इस बात को सुन के वो सभी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं मुरोंग चिल्लाते हुए कहती है कि एक मिनट रुको, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो अंडरवर्ल्ड है वो सच में एग्जिस्ट करता है। तो इस बात को सुन के घोस्ट मास्क बैगर भी कहता है
कि ऐसा लगता है कि तुमने इसके बारे में पहले सुना है। तो वहीं मुरोंग बताते हुए कहती है कि हाँ, जब मैं छोटी थी तो पापा मेरे को इस बारे में स्टोरी बताया करती थी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी तरह के इविल लोग एक जगह पे गैदर होते हैं और वो उन्हीं का वर्ल्ड है। और उससे भी ज़्यादा वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको तुम मनी से खरीद ना सको। मैंने बस यही सोचा था कि वो खाली लीजेंड में है। तो इस बात को सुन के मुसांग भी याद करते हुए कहता है कि हाँ, जो स्मिथिंग किंग है उसने भी ये मेंशन किया था पहले कि वो भी वहीं से है। तो इस बात को सुन के मूर्योग्य कहता है कि वो बंदा हमेशा ही बकवास करता रहता है और तुम ये भी नहीं कह सकते कि आखिरकार वो सच कह रहा है कि नहीं। इस बात को सुन के ही घोस्टमार्क बैगर भी कहता है तो ऐसा लगता है कि स्मिथी किंग ने ये बात तुम्हें बता दी, सच में वो तुमसे बहुत ज़्यादा लगाव रखता है। तो इस बात को सुन के ही मुरोंग कहती है कि इसका मतलब, तो घोस्टमार्क बैगर भी कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है कि वो जो स्मिथी किंग है कि सच में वो बहुत ज़्यादा अनोइंग है, मगर जो उसकी स्किल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे हैं। मगर फिर भी वो इतने ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे होने के बावजूद भी उसने अपने आप को मुरीम के अंदर लॉक कर रखा है। तो इस बात को सुन के मुरोंग हैरान होते हुए कहती है कि हे भगवान, मैं ये विश्वास नहीं कर सकती कि जो मुरीम का ग्रेटेस्ट क्राफ्टमैन है वो अंडरवर्ल्ड से है। तो इस बात को सुन के मूर्योग्य भी कहता है कि सच में आज बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ मिली है मुझे। वहीं मुसांग पूछता है तो फिर आखिरकार हम उस अंडरवर्ल्ड में कैसे जा सकते हैं। तो इस बात को सुन के घोस्टमार्क बैगर कहते हैं कि नंबर 100 कि जो अंडरवर्ल्ड है वो सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस है, जितना ही तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। कि सबसे पहले जो एम्परर क्वीन सी हुआंग थे उन्होंने उसे एक प्रिजन की तरह बनाया था, जिसमें जो भी मुरीम वॉरियर उन असैसिनेट करने की कोशिश करता और बच जाता तो उसको वो प्रिजन वहीं पे करते थे। और जब एम्परर मर गए तो उसके बाद उस प्लेस ने अपने फंक्शन को खो दिया और उसके बाद वो एक ऐसी जगह बन गई कि मुरीम के हर एक तरह के क्रिमिनल उस जगह पे गैदर होने लगे। और उसके बाद वो उन्हीं का एक वर्ल्ड बन गया। और लगभग 200 साल पहले फायर वर्शिप कल्ट ने यहाँ पे रिबेलियन स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मुरीम के सभी ऑर्थोडॉक्स फोर्स ने कंबाइन होकर उसे डिफीट कर दिया। और जो बचे हुए फायर वर्शिप कल्ट के जो लोग थे वो वहाँ अंडरवर्ल्ड में जाके छुप गए। और इसी टाइम पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि 20,000 इम्पीरियल सोल्जर और 1,000 मार्शल मास्टर वहाँ उस मुरीम से उस अंडरवर्ल्ड में अटैक करने के लिए गए, उन फायर वर्शिप कल्टिस्ट को पकड़ने के लिए। और रिजल्ट में वो सभी वहाँ डिफीट हो गए। और इस बात को सुन के वो तीनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं घोस्टमार्क बैगर आगे बताता है कि उसके बाद किसी ने भी उस अंडरवर्ल्ड को टच करने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि उसके जो सारे सीक्रेट पैसेज थे वो भी मिटा दिए गए। तो वहीं मूर्योग्य कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि आखिरकार वो जो अंडरवर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इस बात को सुन के घोस्टमार्क बैगर भी कहता है कि जो डार्क ब्लड ट्राइब है वो उस वर्ल्ड को रूल नहीं करती, बल्कि हेल कासल वो उस अंडरवर्ल्ड का एक्चुअल रूलर है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मुरीम अलायंस का, जहाँ पे कोई कह रहा होता है कि तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पे मुरीम अलायंस के अफेयर्स में हेल्प करना चाहते हो। और दिखाया जाता है कोई बंदा जो वहाँ एक प्लांट को साफ करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि आज जो सन है वो वेस्ट से राइज हुआ है और तुम ही वो थे जिसने अपनी सर्विस के रिवॉर्ड में ये रिक्वेस्ट की थी कि तुम आगे कोई भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जो इस वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं। और अब तुम खुद एक पोजीशन के लिए कह रहे हो और हमें बताया जाता है कि ये मुरीम अलायंस लीडर ताई हुआंगमू है। वहीं मुरीम अलायंस लीडर आगे कहता है क्या यहाँ पे कोई ऐसा रीजन है जिस वजह से तुमने अपना माइंड को चेंज कर लिया कि मेरे डियर ग्रैंडसन। तो इस बात को सुन के ही हुआंगमू सोचते हुए कहता है कि रीजन वहीं वो कहता है कि ये जो एरोगेंट ग्रैंडसन है उसको अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं अपनी सेल्फिश डिजायर की वजह से यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा था। और वो तुरंत ही मुरोंग को याद करते हुए कहता है और यहाँ पे इस वजह से मैं बैठ के कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और इस वजह से ना ही मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगा। तो इस बात को सुन के ही मुरीम अलायंस लीडर वहाँ हंसता है और तुरंत ही हंसते हुए कहता है कि सच में तुमने अपनी जो एबिलिटी है वो पहले प्रूव कर दी है वॉर में, मगर पहले तुम्हारे पास स्पिरिट की कमी थी। और कौन ही मूर्ख ऐसा होगा जो 10th यंग मास्टर को इस मुरीम वर्ल्ड में उनकी अपॉइंटमेंट के लिए रेफ्यूज़ कर देगा। और वैसे तुम मुझे बता सकते हो अगर कोई भी जॉब तुम्हें पसंद आती है, मगर वो बिल्कुल हल्की नहीं होनी चाहिए। और इस बात को सुन के हुआंगबुन कहता है कि यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन है जो मेरी आंखों में आ रही है और जो अभी भी बिल्कुल खाली है। तो वहीं मुरीम अलायंस लीडर भी पूछते हैं तो बताओ। तो वहीं हुआंगबुन भी बताता है कि नॉर्थ, साउथ और ईस्ट चीफ पेट्रोलर को जोड़ने वाला ऑफिस, कि मैं सेंट्रल चीफ पेट्रोलर का ऑफिस चाहता हूँ। तो वहीं घोस्टमार्क बैगर उनको सभी बातें बता देता है वहाँ अंडरवर्ल्ड के बारे में। और वहीं मुसांग सोच रहा होता है कि हेल कासल के डिमोनिक कल्ट और फायर वर्शिप कल्ट के साथ तो वो एक ऐसी फोर्स है
जो किसी से नहीं डरी थी, मगर जो भी उसका नाम सुन लेता है तो उसके अंदर डर बन जाता है। मगर और सेंटा प्लेन से इतनी ज़्यादा सफरिंग झेलने के बाद भी उन्होंने अपने आप को रिवील नहीं किया, ना कि उन फायर वर्शिप कल्ट की तरह। मगर मैं सोचूं कि जो हेल कासल है वो रूलर है इस अंडरवर्ल्ड का। और वहीं दिखाया जाता है मूर्योग्य, जो अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है कि मास्टर, मेरे पास एक क्वेश्चन है। और वहीं वो अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छा लगता हूँ या फिर जो नंबर 100 है वो मुझसे थोड़ा बहुत अच्छा है। तो इस बात को सुन गई घोस्ट मास बैगर कहता है कि जो नंबर 100 है वो तुमसे 1 मिलियन टाइम बढ़िया है, और तुम ये ऑब्वियस सा सवाल पूछ भी कैसे सकते हो। और वहीं दिखाई जाती है मुरोंग, जो अपना चेहरा बनाते हुए कहती है, क्या तुम्हें कोई शर्म भी है कि नहीं। तो वहीं मूर्योग्य भी कहता है, तो तुम्हारा मतलब जो नंबर 100 है वो मुझसे अच्छा दिखता है। तो वहीं वो आगे कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारी बढ़ती उम्र के साथ ही तुम्हारे जो दिमाग में कुछ कमी आ गई है। और वहीं इस बात को सुन के ही घोस्ट मास बैगर वो तुरंत ही मूर्योग्य पे एक अटैक कर देते हैं। और वहीं वो गुस्से में अपना और रिलीज करते हुए कहता है कि सच में मैं बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं भूल गया था कि तुम्हें पीटना भी है। वहीं इस बात को सुन के मूर्योग्य कहता है, अगर ऐसी बात नहीं है तो ये बात कि अंडरवर्ल्ड एग्जिस्ट करता है और उसके बाद हेल कासल भी, सच में क्या तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इस चीज़ पर विश्वास करूंगा कि जो फैक्ट है कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा लगता हूँ, कि ये ज़्यादा सच लगता है। वहीं दिखाया जाता है मुसांग, जो सोच रहा होता है कि तुमने कहा जो हेल कासल है उस वर्ल्ड को रूल करता है। अगर अंडरवर्ल्ड सच में एग्जिस्ट करता है तो उसको तुम आफ्टरवर्ल्ड से कंपेयर कर सकते हो, तो ये सच में एक सेंस बना रहा है। तो वहीं दिखाया जाता है घोस्ट मास बैगर, जो वहाँ मूर्योग्य को पीटते हुए कहता है, क्या तुमने अब सुना कि नहीं। और वहीं दिखाया जाता है मूर्योग्य, जो कह रहा होता है, क्या तुम्हें ये कहना अभी जरूरी था। और वहीं दिखाया जाता है घोस्ट मास बैगर, जो वहाँ हंसते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये तुम समझ ही गए होंगे कि वो कितनी ज़्यादा डेंजरस प्लेस है, तो फिर भी तुम वहाँ पे जाना चाहते हो। वहीं मुरोंग पूछती है, मगर मगर तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों लग रहे हो ग्रैम। तो घोस्ट मास बैगर भी कहता है कि वो ऐसा इसलिए कि मुझे कुछ रीजन से बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग, जो कह रहा होता है कि इसका मतलब मुझे वहाँ पे अब जरूर जाना होगा कि मैं अपने फेलो डिसाइपल को उन डेंजरस पीपल से बचा के लेके आ पाऊँ। वहीं घोस्ट मास बैगर आगे कहता है, यहाँ तक कि ये तुम भी हो, मगर खुद भी तुम वहाँ पे मर सकते हो, और उससे भी ज़्यादा वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा जो ब्रदर है वो जिंदा है भी कि नहीं। तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है कि ये कोई मैटर नहीं करता, अगर तुम मुझे ये बता भी देते हो मगर फिर भी तुम खुद भी ये चाहते हो कि मैं वहाँ उस अंडरवर्ल्ड में जाऊँ। तो इस बात को सुन के घोस्ट मास बैगर भी कहता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पास किसी को भेज दूंगा जब प्रिपरेशन है वो पूरी हो जाएंगी, और अभी के लिए तुम आराम से रहो और तैयार रहना। और यहीं से सीन दिखाया जाता है ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी का, जहाँ मास्टर कह रहे होते हैं कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम दोनों को दोबारा से यहाँ पे देखूंगा। और वहीं दिखाया जाता है कि मुरोंग और पापा वहाँ आ चुकी होती हैं। वहीं मुरोंग कह रही होती है कि ऐसा ही मेरे लिए मास्टर, मैं ये होप करती हूँ कि तुम अच्छी तरीके से रहे होंगे, कि मैंने ये जगह बहुत ज़्यादा मिस की है, यहाँ तक कि अपने घर से भी ज़्यादा। तो इस बात को सुन के ही मास्टर भी कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी बात कह रही हैं चीफ पेट्रोलर। तो वहीं मुरोंग भी कहती है, नहीं ये बात सही है। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग, जो अलग ही सदमे में खड़ा सोच रहा होता है आखिरकार क्यों मुरोंग यहाँ पे क्या कर रही है। तो मुझे याद है कि उसने ऐसा ही कहा था कि मुझे उनको ग्रीट करना चाहिए क्योंकि हम इसी एरिया में और हम कोई स्ट्रेंजर नहीं है, मगर मैं इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहा हूँ। और वहीं दिखाया जाता है कि मास्टर कह रहे होते हैं कि तुम जैसा कोई यहाँ पे हर समय वेलकम है। और वहीं मुरोंग कहती है कि जब जब हम इसी टॉपिक में मास्टर, तो मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे मैं वेस्टर्न चीफ पेट्रोल का ऑफिस खोल लूँ, तो क्या आपको पता है कि यहाँ पे एक अच्छी सी लोकेशन क्या है। तो इस बात को सुन के ही मुसांग बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है कि इसने क्या कहा। वहीं दिखाया जाता है मास्टर, जो कह रहे होते हैं कि मुसांग कि यहाँ पे कुछ जगह बची नहीं है बैगर गैंग की ब्रांच को बनने के बाद। तो वहीं इस बात को सुन के मुसांग भी कहता है कि हाँ है, मगर। तो वहीं मास्टर भी कहते हैं कि जल्दी से कुछ लोगों को ढूंढ के कल से वहाँ पे काम कराना शुरू कर दो। और वहीं दिखाई जाती है पापा, जो चिल्लाती हुई कहती हैं, 1 मिनट रुको यंग मिस, क्या यहाँ पे पहले ही सिंचुआन और गेंजू के बीच में एक ऑफिस पहले से ही बना हुआ नहीं है, मगर फिर भी तुम यहाँ इस कंट्री साइड में क्यों बनवाना चाहती हो। तो इस बात को सुन के मुसांग भी चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ सीनियर पापा बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये बेकार की बात है कि तुम यहाँ पे बिना कोई रीज़न के यहाँ एक ऑफिस बना दी हो, कि इस तरीके से तुम मुरीम अलायंस की जो मनी है उसको वेस्ट कर दी हो। तो इस बात को सुन के मुरोंग कहती है, अगर तुम्हें मनी की इतनी ज़्यादा चिंता है तो मैं अपने पैसों का यूज़ कर सकती हूँ। तो तुम्हें लगता होगा मेरे पास नहीं है, मगर मेरे पास बहुत ज़्यादा है। और अगर तुम रीजन के बारे में पूछ रहे हो तो वो भी मेरे पास बहुत है। और वैसे भी मैं बैगर गैंग के साथ कुछ सीक्रेट टास्क के मिडिल में हूँ। और वैसे जब बैगर गैंग का बेस यहाँ पर है
तो मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे एक बिल्डिंग क्यों नहीं बनवा लेनी चाहिए, और तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो वहीं मुसांग भी कहता है, और तुम्हारे अभी के टास्क के बारे में क्या? और इसमें बनने में तो लगभग 1 महीना लग जाएगा। तो वहीं मुसांग भी कहती है कि 1 महीना ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मेरे पास एक मिशन है कि मुझे वहाँ अंडरवर्ल्ड को देख के वापस आना है। और इस बात को सुन के मुसांग बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है क्या? और यहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।